students, myself Renkal ma'am. I am your science teacher. Today I am going to explain chapter 1 crop production and management 8th standard science. Today we are going to discuss part 3 of this chapter. So what we have learned till now? In order to provide food to our growing population, that is about 130 crore, we need to adopt certain agricultural practices by which we can grow our food. In India, crops are basically classified into two types based on the season, that is the Rabi crops and Kharif crop. Then after preparation of soil is done before sowing, that also we learn why it is important. It is necessary to prepare soil by tilling, manuring and leveling. Plough, hoe, cultivator, plank and leveler are useful tools to prepare the soil. Sowing of seed at appropriate depth and distance gives us good yield. यानी अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सीड्स को अच्छे डिस्टेंस पे ग्रो करना पड़ता है. गुड वेराइटी ऑफ सीड्स आर शोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स. वो भी हमने एक्सपेरिमेंट देखा था हाउ टू सिलेक्ट द गुड क्वालिटी सीड्स. एंड शोइंग इज डन विद द यूज ऑफ सीड ड्रिल. मॉडर्न सीड ड्रिल वी हैव डिस्कस्ड. And then after agricultural practices we learn that preparation of soil, showing. Today we are going to learn adding manures and fertilizers and irrigation. So what is mean by adding manure and fertilizer? In the preparation of soil we also discuss some part of manure. Today we are going to discuss in detail the substance which are added to the soil in the form of nutrients. जो न्यूट्रिएंट के फॉर्म में जो सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं सॉइल में फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, हेल्दी होती है, आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. उसको मैन्योर और फर्टिलाइजर बोलते हैं. वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू मैन्योर द सॉइल? सॉइल सप्लाइज द मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप. Which are the minerals? The nitrogen, phosphorus, potassium, all these are known as minerals. And nutrients, all we are aware that carbohydrate, proteins, vitamins, etc. These nutrients are essential for the growth of plants. Some farmers grow crop after crop in a same field. कुछ farmers होते हैं वो same to same crop grow करते रहते हैं same field पे. And the field never left uncultivated. वो फील्ड कभी खाली नहीं रहता, वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ क्रॉप प्रोडक्शन होता रहता है. सो होता क्या है? द कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. मतलब जब एक ही ज़मीन पे बहुत सारा क्रॉप प्रोडक्शन होता है तो वो ज़मीन क्या हो जाती है? खाली हो जाती है. पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिशन. अगर सपोज हम करते हैं कि हम वीट का क्रॉप ग्रो करें तो उसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट वो सॉइल में से ले लेगा. फिर वो क्रॉप हमने हार्वेस्ट कर लिया, निकाल लिया, फिर से हम वही क्रॉप ग्रो करेंगे तो बाकी के क्रॉप के लिए वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. इसलिए वो लैंड होगी, वो सॉइल होगी, वो पुअरर हो जाएगी सब न्यूट्रिएंट्स के लिए. सो द फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर. इसलिए फार्मर्स को क्या करना पड़ता है? मैन्योर डालना पड़ता है. मैन्योर जिससे वो सॉइल में वो न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाते हैं. So farmers have to add manures to the field to replenish the soil with the nutrient. Replenish करता है यानी उसको वापस फिल करता है. This process is called manuring. Manure ऐड करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं manuring. Improper और insufficient manuring result in weak plants. जिस प्लांट में या जिस सॉइल में sufficient manure नहीं डालते वो प्लांट्स कैसे ग्रो होते? वीक ग्रो होते, यानी वो हेल्दी नहीं होते. Then after fertilizers. So what is fertilizer? Fertilizers are chemical substances which are rich in particular nutrient. जो कोई भी न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, जैसे कि हम एडेड करते हैं. मैन्योर भी मैन्योर होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं. फर्टिलाइजर होते हैं वो प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज. वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं कि जैसे ये सॉइल है तो इसमें हमको यूरिया डालना है तो उसके लिए हम स्पेशल यूरिया का फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे. दूसरे है हमको एमोनियम सल्फेट डालना है तो एमोनियम सल्फेट यूज़ करेंगे. सेम वे सुपर पोटैश, सुपर फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस अगर डेफिशिएंट सॉइल है तो हम ये में फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे. देन आफ्टर पोटाश एंड देन NKP, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. तो ऑल दिस आर फर्टिलाइजर. वो क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड होते हैं. मैन्योर क्या होते हैं? उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्लस माइनस अमाउंट में होते हैं, बट फर्टिलाइजर है वो स्पेसिफिक
इसके लिए डेफिशिएंट है तो उसमें यही चीज़ डालनी है। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर के एडवांटेजेस क्या है? ड्यू टू द वाटर सॉल्युबल, वो वाटर सॉल्युबल होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। रिप्लेनिश द सॉइल विद द मिनरल रैपिडली, वो रैपिडली यानी जल्दी से रिप्लेनिश करते हैं सॉइल को। इट्स इफेक्ट इज इंस्टेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीजेस, वो क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज में हेल्प करते हैं। फर्टिलाइजर्स कैन बी सप्लाइड अकॉर्डिंग टू विच एवर मिनरल इज नीडेड टू द सॉइल। जैसे कि मैंने बताया, हमको पता है कि सॉइल को इस फर्टिलाइज़र की नीड है, तो वो सॉइल में वही मिनरल हम डालते हैं। डिसएडवांटेज, अभी एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी है, तो डिसएडवांटेज क्या है? द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड द टेक्सचर ऑफ सॉइल मे बी डिक्रीज, जो सॉइल की वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। किसकी वजह से? फर्टिलाइज़र की वजह से। इट इज़ एफिशिएंट एंड इंस्टेंट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज, वो उसकी इफेक्ट है वो इंस्टेंट हो जाती है। एंड इट इज़ रिलेटिवली कॉस्टली, जो फर्टिलाइजर्स है वो फैक्ट्री में बनते हैं तो उसमें सारे टाइप के कॉस्ट ऐड होते हैं, इसलिए वो फार्मर्स को कॉस्टली पड़ते हैं। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक इज मैन्योर। तो मैन्योर क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बताया, वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। जो प्लांट का वेस्ट होता है, लीव्स होते हैं, फिर जो फूड रिमेनिंग होते हैं, फूड जो हम खाना बनाते हैं उसके लेफ्ट ओवर जो पील्स होते हैं, फिर लेफ्ट ओवर फूड होता है, और एनिमल का वेस्ट जैसे कि डंग होता है, उन सबसे क्या बनता है? मैन्योर बनता है। तो फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन अ पीट, पीट यानी गड्ढा, एक ओपन प्लेस होता है जिसमें वो गड्ढा खोदते हैं और उसमें ये सारा वेस्ट डंप करते हैं। यहाँ पे एक टैंक यूज़ किया है, आप फोटो में देख सकते हैं। एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज, वो पड़े पड़े सड़ता रहता है। द डिकम्पोजिशन कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डालते हैं, जिसमें अर्थवॉर्म डालते हैं तो उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, जो ये डिकम्पोज हो जाता है उसको मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं। एंड द एग्जाम्पल ऑफ मैन्योर्स आर कैटल डंग मैन्योर्स, देन कंपोज्ड मैन्योर, दिस इज द कंपोज्ड मैन्योर। वर्मी कंपोस्ट मैंने जैसे बताया उसमें अर्थवॉर्म डालते हैं इस कंपोस्ट में, तो उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। देन ग्रीन मैन्योर्स, देन मैन्योर ऑब्टेन फ्रॉम गोबर गैस प्लांट। Then advantages of the manure, how the manure is useful, it enhances the water holding capacity। जैसे हमने फर्टिलाइजर में देखा था, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, पर इसमें क्या होता है? इसमें सम मैन्योर में सम अमाउंट ऑफ सॉइल भी होता है, तो सॉइल भी ऐड होता है मैन्योर के साथ, तो वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस, वो सॉइल को पोरस बनाता है। पोरस में से क्या, पोर मतलब क्या होता है? छेद वाला। तो छेद से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। जैसे हमने वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में देखा था कि सॉइल ऊपर नीचे होने की वजह से पोरस होती है, तो मैन्योर जब उसमें डालते हैं तो वो भी वो पोरस में हेल्प करता है, और उसी वजह से जो एक्सचेंज गैसेस होते हैं, जो रूट्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो इजीली अवेलेबल होता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जैसे हमने बात की अर्थवॉर्म, तो इफ वी आर एडिंग अर्थवॉर्म दैट आर द फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, तो दैट फ्रेंडली माइक्रोब्स आर ऑल्सो इंक्रीज्ड। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, वो सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करता है। So here is the difference between fertilizer and manure. So fertilizer is a organic salt, it is the organic salt, and manure is a natural substance obtained by decomposition of cattle dung, human waste and plant residue, जैसे हमने डिस्कस किया। देन आफ्टर फर्टिलाइजर कहाँ पे प्रिपेयर होता है? ऑब्वियसली इन फैक्ट्रीज। एंड मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड, वो खेत में ही कहीं ग्रो कर सकते हैं या फिर घर पे भी कहीं जो प्लेस होती है वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। ह्यूमस पता है ना, जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यस। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. And manure is relatively less rich in plant nutrients. वो इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करता, अगर उसके साथ वो ह्यूमस प्रोवाइड करता है
और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज अनदर मेथड, अगर किसी फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो मैन्योर डाले या फर्टिलाइजर डाले, तो और कौन सी मेथड है जिससे वो सॉइल को रिप्लेनिश कर सकता है न्यूट्रिएंट से, तो दैट मेथड इज द क्रॉप रोटेशन। द अदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट इज थ्रू द क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिव, यानी क्रॉप्स को अल्टरनेटिव ग्रो करने हैं। एक क्रॉप ग्रो करके हार्वेस्ट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे अनदर टाइप ऑफ क्रॉप शुड बी ग्रोन। द अर्लियर फार्मर इन नॉर्थ इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज अ फूडर इन वन सीजन। फर्स्ट सीजन में वो क्या ग्रो करते हैं, लेग्यूम्स जिसमें दाल्स पल्सेस आती है। एंड अनदर सीजन व्हीट इज ग्रोन, व्हीट जो कि सीरियल है उसको ग्रो करते हैं। दिस हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विथ नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन को रिप्लेनिश करने के लिए सॉइल में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि द राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ लेग्यूम्स, जो लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो किए उसके रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। हमने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द राइजोबियम बैक्टीरिया एंड प्लांट रूट। तो क्या करते हैं, दैट फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है जो एटमॉस्फेयर में 71% के अराउंड, उसको सॉइल में रिप्लेनिश करता है, उसमें फिक्स करता है, जो हेल्प करता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। देन नेक्स्ट टॉपिक इज द इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अ डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। अलग अलग टाइम इंटरवल पे जो हम क्रॉप में वाटर देते हैं उसको बोलते हैं इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, कुछ सॉइल होती है जिसमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और कुछ सीजन में ज़्यादा पानी चाहिए होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग और फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज हायर ड्यू टू बाय द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपरेशन। जो इवेपरेशन रेट होता है वो ज़्यादा होता है समर सीजन, सो द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव शुड बी इवेपोरेटेड, so that is why more water is required, so more irrigation is required. So what are the sources of irrigation? इरिगेशन के लिए हमको पानी कहाँ से मिलता है, तो पॉन्ड्स, वेल, लेक, डैम, रिवर्स, so ये सारे हैं वो that is the sources of irrigation. Then next is ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। पहले के टाइम पे इरिगेशन कौन से सिस्टम से होता, तो the water available in wells, lakes and canals are lifted by different method in different region for taking it to the field। जो पानी अलग अलग जो सोर्सेस में प्रेजेंट है उसको फील्ड तक लाने के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम फॉलो होता था। जो कैटल्स एंड ह्यूमन लेबर इज यूज, जिसमें या तो एनिमल्स को यूज़ करते थे या तो ह्यूमन खुद वो पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते थे, जैसे सोर्सेज से फील्ड तक। सो दिस मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट, वो इसमें खर्चा कम होता था और वो एफिशिएंट भी ज़्यादा नहीं थे कि इतने जितना चाहिए उतने अमाउंट में पानी भी नहीं मिलता था और वाटर का वेस्टेज भी ज़्यादा होता था। सो द ट्रेडिशनल मेथड फॉर इरिगेशन आर फर्स्ट दैट इज़ द मॉट मेथड। तो उसमें क्या होता था, ये वेल है, वेल में से ये मटका डाल के फिर पुली सिस्टम से पानी को बाहर निकाल के उसको बहा देते थे और वो क्रॉप में चला जाता है। सेकेंड, चेन सिस्टम। आप देख रहे हो जो व्हील है उसके आसपास ऐसे चेन सेट किया होता है, वो चेन रोटेट करते थे ऐसे ह्यूमंस ऐसे करके, तो वो जैसे ये व्हील रोटेट होता था तो जो बकेट होता था वो अंदर जाता था तो पानी फिल करके बाहर आता था और वो पानी बाहर छोड़ देता था और वहाँ से वो जो जाने के लिए स्पेस बनाए होते थे उसमें से वो पानी फील्ड तक चला जाता। थर्ड मेथड था दैट इज़ द डेकली। तो डेकली मेथड में क्या था, ये लॉन्ग लॉग ऑफ वुड यूज़ करके उसके पीछे यहाँ पे बकेट लटकाते थे, तो बकेट से वो पानी ऊपर आता था और फिर वो बकेट लेके हम ह्यूमन वो पानी को जो जगह है वहाँ पे डाल देते थे जिससे वहाँ से वो फील्ड तक जाता। नेक्स्ट सिस्टम थी दैट इज़ द रेहेड सिस्टम। तो रेहेड सिस्टम में एक बड़े व्हील पे बहुत सारी बकेट्स लगा देते थे और उसका ज्वाइनिंग इस ऐसे
करते थे कि ये जब ये एनिमल मूव करेगा रोटेशनली, वो राउंड राउंड रोटेट करेगा, और जैसे वो रोटेट करेगा उस तरीके से ये व्हील भी रोटेट करेगा, और वो व्हील रोटेट करेगा उससे वो पानी अंदर से बाहर आएगा और वो बाहर जिस जगह पे गिर जाएगा यहाँ पे, और वहाँ से वो फील्ड तक चला जाएगा। इन सारी मेथड्स में बहुत सारा ह्यूमन का लेबर वर्क जाता था एंड पानी भी बहुत वेस्ट होता था। सो नाउ वी आर एडप्टेड द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। फिर हमने मॉडर्न मेथड्स यूज़ की, क्यों? क्योंकि इट यूज़ द वाटर इकोनॉमिकली, वो वाटर को इकोनॉमिकली यूज़ करते थे और इसमें ह्यूमन लेबर भी कम जाता था। तो दैट आर टू मॉडर्न मेथड, वन इज द स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड सेकेंड वन इज अ ड्रिप इरिगेशन। Let us move. First is a sprinkler irrigation system. तो sprinkler system में क्या होता है? The system is more useful on an uneven land, जो flat land नहीं है, ऊपर नीचे है land, ऐसी land पे and where the sufficient water is not available, जहाँ पे sufficient water available नहीं है वहाँ पे sprinkler system use होता है। The perpendicular pipes having the rotating nozzle on a top are joined to the main pipe at regular interval. जो परपेंडिकुलर पाइप्स है वो रोटेटिंग नोजल के साथ ज्वाइंट होते हैं और वो पाइप मेन पाइप से ज्वाइंट होते हैं। व्हेन द वाटर इज अलाउड टू फ्लो, जब वाटर को फ्लो होने के लिए अलाउ करते हैं, द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। जब पाइप यहाँ से हम पंप खोल देते हैं तो जो प्रेशर से पानी आता है वो रोटेटिंग नोजल से ऑल अराउंड वो स्प्रे हो जाता है एंड इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन क्रॉप्स। वो क्रॉप्स के ऊपर स्प्रिंकल होता है, रूट्स के ऊपर नहीं होता है एंड इट इज फील लाइक इट इज रेनी। स्प्रिंकल इज वेरी यूजफुल इन सैंडी सॉइल, जो सैंडी सॉइल होती है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम मोर यूजफुल होता है। सो वाटर पम्प्स यूज, द पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग द वाटर। जैसे कि हमने देखा स्प्रिंकलर सिस्टम में कि यहाँ पे प्रेशर से पानी के लिए उसको पंप चाहिए होते हैं, तो ये पंप होते हैं वो वाटर को लिफ्ट करके वहाँ तक पहुँचाते हैं। द एनर्जी यूज टू रन दिस पम्प्स आर, कौन कौन सी टाइप की एनर्जी और यूज़ करके ये पंप ऑपरेट किए जाते हैं? तो वन इज़ द डीजल पंप, सेकेंड इज़ द बायोगैस पंप, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन पंप एंड सोलर एनर्जी मेंटेन पंप। नेक्स्ट सिस्टम इज द ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ रूट, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। जो ये रूट की पोजीशन होती है वहाँ पे होल किए होते हैं और पाइपलाइन डाली होती है, वो पाइप से यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर ड्रेन आउट होता है। It is the best technique for the watering the fruit, plants, gardens and trees. The system provides water to plant drop by drop. The water is not at all wasted. इसमें बिल्कुल भी water का waste नहीं होता है. So it is the most economic method for irrigation. It is the boon in the region where availability of the water is poor. ये यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट होती है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। सो लेट अस वॉच द वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Different methods of irrigation have been used since humans took to agriculture. The traditional methods of irrigation are a moat or pulley system, a chain pump system, dhekli system and rahat system. Of late, these methods of irrigation have been replaced with modern methods like sprinkler system and drip system. Let us learn about all these methods, starting with the traditional methods. A moat system is one of the simplest and cheapest irrigation systems. In this, water is drawn from a well or water source by a bucket attached to a rope. The rope is passed over a pulley and fixed to an animal. The animal walks down an earthen slope away from the well to lift water. The water is then emptied into a channel and the fields are irrigated. In a chain pump system, two large wheels connected by a chain are positioned at an angle to each other.
One wheel is near the source and the other is near the sink. One end of the chain dips into a pool of water. The chain carries the buckets. As the wheel turns with the help of a shaft and handle, the buckets dip into the pool and draw water. The chain then lifts the buckets to the upper wheel, where they are tipped and dumped into an upper pool. The chain then carries the empty buckets down to be refilled. The water in the pool is then released by gates into channels, which act as artificial streams to water the crops. In the Hickley system of irrigation, water is drawn from a water source with the help of a log of wood placed on a fork-shaped tree for support. The log is tied to a large stone which acts as a lever. A bucket is tied to the other end of the log. During irrigation, the rope tied to the bucket is pulled down so that the bucket goes into the water source and fills up with water. The bucket is again drawn up by pulling up the rope. The water is then collected manually and poured into the channels. Rahat's system of irrigation involves two wheels, one placed vertically over a water source, typically an open well, and the other placed horizontally at a distance. A belt of buckets is fixed to the first wheel and an ox, buffalo or camel is tied to the other wheel. As the animal pulls the wheel around in a circular motion, it sets in motion the first wheel with the buckets, which draw water from the water source and irrigate the fields. The traditional methods of irrigation are cost-effective but time-consuming. Thus, these methods have been replaced with drip system and sprinkler system. Let us learn about these two methods in detail. A sprinkler system is used in arid and uneven regions as an alternative method of irrigation. This system employs many perpendicular pipes with rotating nozzles at the top, installed at regular intervals. The pipes are placed on the field and are connected to the main pipelines that emerge from the main water storage tank. Water is conveyed under high pressure through the pipes with the help of a pump. The water comes out from the rotating nozzles in the form of spray, somewhat as rain. In a drip irrigation system, water is delivered at or near the root zone of crops drop by drop. So now let us discuss the difference between drip irrigation system and sprinkler system. The drip system is good in the region where availability of water is very poor, and sprinkler system is more useful on uneven land where sufficient water is not available. Drip system, the water falls drop by drop. In sprinkler system, the water sprinkled on crop as it is raining. This drip system is best technique for the watering the fruit plant and gardens and trees. Sprinkler system is used in a sandy soil and garden loam. Water is not wasted at all in a drip system, and
In sprinkler system, water wastage is negligible, यानी होता है but कम. Here is some exercise question. You can solve it by your own. You can take the help of the video. Give 2 uses of manuring. Give 2 examples of manure. Give 2 examples of fertilizer. Define irrigation. What are the sources of irrigation? What is traditional method of irrigation? And what are the modern method of irrigation? Which energy is used to run pump? Thank you.